स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 41 से 60 जो क्वेश्चन हैं उन्हें हल करेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो में 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से दो वीडियो डाल चुके हैं। तो ये हमारा तीसरा वीडियो रहेगा जिसमें हम 2018 के यूपीएससी के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें 41वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडात्मक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। दूसरा, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसके दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42वां है, सुप्रसिद्ध चित्र ठनी बनी किस शैली का है। पहला बूंदी शैली, फिर जयपुर शैली, सी कांगड़ा शैली और डी किशनगढ़ शैली। तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। 42 का जो आंसर रहेगा वो किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ ये राजस्थान का एक क्षेत्र है, वहाँ की शैली सुप्रसिद्ध चित्र की है। उसके बाद 43 नंबर का है, कभी कभी समाचार में उल्लेखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी THAAD क्या है। फर्स्ट है, ए है इजराइल की एक रडार प्रणाली, बी भारत का घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कार्यक्रम, सी अमेरिका मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली और डी जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग। तो इसका आंसर सी रहेगा। इसका आंसर सी रहेगा, अमेरिकन मिसाइल प्रतिरोधी। ए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 42 का रहेगा किशनगढ़ शैली यानी डी। उसके बाद जो 43 का है, 43 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी अमेरिकन मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। तीसरा है, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है। फोर्थ, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। इसमें कथन है, इसमें सही चुनना है। ऑप्शन ए है 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1 2 3 और डी 2 3 4। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट जो कथन लिखा है ना, त्यागराज के अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं, ये तो डेफिनेटली गलत है क्योंकि भगवान कृष्ण के संदर्भ में इन्हें नहीं देखा जाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत होगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2 और 4। और इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते थे। जैसे इसमें यदि मालूम हो कि जो फोर्थ है, नहीं वो जो थर्ड है, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है, जो थर्ड है वो भी गलत ही होगा। तो जहाँ जहाँ थर्ड रहेगा उसे हम काट देंगे। जैसे ऑप्शन डी तो ये भी नहीं होगा, उसके बाद ऑप्शन सी जो है वो भी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो सीधा राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। पहला स्टेटमेंट है शक्तियों का परिसीमन, दूसरा विधि के समक्ष समता, तीसरा सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और फोर्थ है स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसमें शक्तियों का परिसीमन जरूरी है, विधि के समक्ष समानता या समता भी ठीक है,
और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार इस विधि के शासन के महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक गिना जाता है। लेकिन सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व नहीं, जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व होता है। तो इसका जो नंबर तीसरा रहेगा वो तीसरा तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ तीसरा है वो कट जाएगा। तो इसमें केवल एक ही है जिसमें तीसरा है। उसके बाद बाकी तीनों विशेषताएं विधि के बाकी तीनों विशेषताएं सही हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है। फर्स्ट है, न्यायालय के विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है। बी है, वह मुद्रा जो ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। सी है, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा। और डी है, किसी देश में चलन धातु मुद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लीगल टेंडर मनी ये कहलाती है जो ऋणदाता अपने दावों को निपटाने के लिए स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 वह है, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो ए, विकल्प लागत शून्य होती है। बी, विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है। डी, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। और ऑप्शन डी है, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन के अंतरिम कर दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर है, कि जो जनता कर देती है उसके आधार पर सरकार बहुत सी चीज़ें जो हैं वो निःशुल्क प्रदान करती है। 48वां क्वेश्चन है, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है यदि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। बी, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। सी, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। और डी है, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, स्टेटमेंट है एक है, किसी देश की व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। दूसरा, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमता में वृद्धि हो पाती है। थर्ड है, गोचर धन का संचय हो पाता है। और फोर है, अगोचर धन का संचय हो पाता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो नंबर 1 लिखा है वो तो गलत है ही। इसमें पूंजी का निर्माण होता है, तो जहाँ जहाँ 1 रहेगा वो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ए वाला नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा। उसके बाद इसमें जो थर्ड लिखा है गोचर धन का संचय हो जाता है, ये जो थर्ड लिखा है ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ थर्ड है वो भी कट जाएगा। इसके बाद सेकंड और फोर्थ दोनों ही सही हैं, तो सेकंड और फोर्थ केवल सी ऑप्शन में सही लिखे हैं, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50वां है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणत नहीं हो पाता है। फर्स्ट है, कमजोर प्रशासन तंत्र। बी, निरक्षरता। सी, उच्च जनसंख्या घनत्व। डी, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। फ्रेंड्स हमारे यहाँ क्या होता है भारत में कि किसी भी उत्पादन, किसी भी फैक्ट्री या फिर कार्य करने के लिए जो उत्पाद के लिए जो निर्माण लागत लगती है वो बहुत उच्च है। इस कारण अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण और उत्पादन में वृद्धि कम होती है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, संताल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद
औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या कौन से उपाय किए गए? फर्स्ट, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। फ्रेंड्स, हर साल लगभग देखते हैं कि आधुनिक भारत इतिहास का जो एक विशेष खंड है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये संथाल विद्रोह के संबंध में क्वेश्चन है और इसमें जो दोनों ही वाक्य किए गए हैं, दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। फर्स्ट, ए, भारतीय हस्तशिल्पों की निर्यात में वृद्धि। बी, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। डी, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसका सीधा सिंपली उत्तर है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो बातें दी हैं इसके सब विपरीत ही हुआ। 53 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो फिर संसद इसके संबंध में शक्तियां अपने कानून बनाती है। केवल एक नंबर 54 है, निम्नलिखित निगमों पर विचार कीजिए। शिल्प और किस राज्य की परंपरा है? इसमें पुथुक्कली साल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र की नहीं है। उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक, ये कर्नाटक भी नहीं है। तो 2 और 3 इसके गलत ही हो जाएंगे। तो 54 का ऑप्शन ए, केवल एक जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 55 है, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में हो सकता है? ए है मोबाइल फ़ोन प्रचालन, बी बैंकिंग प्रचालन, थर्ड है पावर ग्रिडों का नियंत्रण। तो अभी वर्तमान में इन तीनों में जीपीएस तकनीक का प्रयोग हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन एवं प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। राज्य सरकार की भी प्रतिभूतियों का अध्ययन करता है, प्रतिभूतियों का प्रयोजन और प्रबंधन करता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत सरकार कोषपत्र यानी ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोषपत्र जारी नहीं करती। ठीक है। थर्ड है कोषपत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो ए स्टेटमेंट है जो पहला है वो तो गलत हो जाएगा, और ऑप्शन दूसरा और तीसरा ये दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि ट्रेजरी बिल भारत सरकार ही जारी कर सकती है, राज्य सरकारें नहीं करती, और ये हमेशा बट्टे पर या डिस्काउंट पर ही जारी किए जाते हैं। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। दूसरा, पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54 थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। थर्ड है, जब जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। इसमें फ्रेंड्स जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है ये गलत है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 54 और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो ये वाली बात गलत लिखी है, तो जहाँ 2 है वो तो गलत हो ही जाएगा। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा केवल 1 और 3 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वन्नाक्राई, पेटिया और इंटरनल ब्लू
पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लेखित थे निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। ए है एक्सोप्लैनेट्स, बी प्रच्छन्न मुद्रा यानी क्रिप्टो करेंसी, सी साइबर आक्रमण, डी लघु उपग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइबर अपराध जो है इस साइबर अपराध से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 59 है भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, सेकंड न्यूनतम जोत को अपनाना, थर्ड बागानी फसलों की खेती का परिहार, फोर्थ मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग, फिफ्थ है स्थानिक एवं कालिक फसल आवर्तनों को अपनाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो फ्रेंड्स में जो थर्ड लिखा है बागानी फसलों की खेती का परिहार मतलब छोड़ना, तो ये वाला इसका नहीं होगा। तो थर्ड यदि कहीं नहीं होगा तो एलिमिनेशन मेथड से अपन इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। इसमें जो जहाँ जहाँ थर्ड है वो कट जाएंगे। जैसे ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए कट जाएगा। तो सीधा आंसर इसका निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है छठा व्यापक विलोप, छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लेखित होता है। फर्स्ट है विश्व के बहुत से भागों में कृषि के व्यापक रूप में एक धान्य कृषि प्रथा और बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि के साथ रसायनों के अविवेकी प्रयोग के परिणाम स्वरूप अच्छे देसी परितंत्र की हानि, ये नहीं है। बी आसन्न भविष्य में पृथ्वी के साथ उल्कापिंड की संभावित टक्कर का भय, जैसे कि 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और जिसके कारण डायनासोर की जातियां समेत अनेक जातियां व्यापक रूप से विलोप हो गया। सी है विश्व में अनेक भागों में आनुवांशिक रूपांतरित फसलों की व्यापक रूप से खेती और विश्व के दूसरे भागों में उनकी खेती को बढ़ावा देना, जिसके कारण अच्छे देसी फसली पादपों का विलोप हो सकता है और खाद्य जैव विविधता की हानि हो सकती है। ये सी भी नहीं होगा। और डी है मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अति शोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन नाश, परितंत्र का विनाश और प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। तो ये जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का अति दोहन से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले आपने यदि और दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें देखिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।